हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12। ठीक है, जिसका कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो तक जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक जो है कवर अप कर लिया था, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलेंगे गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ के बारे में जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल नंबर 1.6 जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में है, अगर आपके पास बुक होगा तो आप उससे भी देख सकते हो या फिर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंसिडर थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। आपको तीन चार्जेस क्या करने हैं, कंसिडर करने हैं, और वो कौन कौन से होंगे, Q1, Q2, Q3। ईच इज इक्वल टू Q, और ये सभी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। मतलब जो वैल्यू Q1 की होगी वही वैल्यू Q2 की होगी और वही वैल्यू किसकी होगी, Q3। और ये सब किसके बराबर है, एक सिंगल Q। अब ये 1 कूलम 2 कूलम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये तीनों की वैल्यूज क्या है, इक्वल है। इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये जो तीनों चार्जेस है ना, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होते हैं उस पर रखे हुए हैं। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है वो है L, स्मॉल l। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q। एक और चार्ज रखा हुआ है कहाँ पे, कैपिटल Q, विथ द सेम साइन एज Q। अब देखो यहाँ पर जो साइन इसका है ना, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये Q को भी आपको पॉजिटिव लेना है, अगर ये Q नेगेटिव है तो इसको भी आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। मतलब लाइक चार्जेस होने चाहिए। प्लेस्ड एट अ सेंट्रॉइड। अब देखो क्वेश्चन का देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्लेस्ड एट अ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो आपको मैं क्वेश्चन डायग्राम में समझा रहा हूं। देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए, बी और सी। इसका जो लेंथ है वो है एल, एल, एल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लेंथ क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है। तो सेम तीनों चार्जेस को हमने यहाँ पर रख लिया। अब बोल रहा है कि इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है, अब आपने ये चीज पढ़ी होगी क्लास 11th में जो है, ठीक है, सेंट्रॉइड के बारे में। तो ये है सेंट्रॉइड, जहां पर जो है एक और चार्ज रखा हुआ है, और उस चार्ज का नेचर क्या है, जो नेचर Q1, Q2 और Q3 का है। अगर आप तीनों को प्लस प्लस लोगे तो ये भी प्लस चार्ज होगा, अगर आप तीनों को माइनस लोगे तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तीनों चार्जेस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और कूलम्स फोर्स लगाएंगे। तो हमको पता करना है कि इस सेंट्रॉइड पर रखे गए कैपिटल Q चार्ज पर जो है कितना फोर्स जो है लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आप ये ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, आप लिख लेना कि गिवन दैट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज L and the charges are Q1, Q2 and Q3 are placed on the vertices of a equilateral triangle। अच्छा, एक और चीज देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री और साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया सॉल्यूशन। इन द गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी ऑफ साइड ऑफ लेंथ, आप भी बिल्कुल ऐसा लिखोगे। इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एडी टू द साइड बीसी। अब हमारे पास जो ट्राइंगल था ना, वो ये तो बना हुआ ट्राइंगल है, हमारे पास सिर्फ पहले ऐसे ट्राइंगल था। ठीक है, ए था यहाँ पे, बी था यहाँ पे और सी था, और यहाँ पर Q1, Q2, Q3 रखे गए थे। अब अगर हमको सेंट्रॉइड चाहिए तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर जो है हमको BC पर जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो BC पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD। इसी परपेंडिकुलर के किसी एक लोकेशन पर क्या होगा, एक लोकेशन पर हमारा एग्जिस्ट करेगा सेंट्रॉइड। ठीक है, अब सेंट्रॉइड अगर हमको निकालना है तो उससे पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि इस एडी का लेंथ कितना होगा। क्योंकि सेंट्रॉइड जो होता है वो इस परपेंडिकुलर का कितना होता है, 2/3 होता है। मतलब जो आपका सेंट्रॉइड होगा ना, अगर मैं सेंट्रॉइड को सी लिखूं तो सेंट्रॉइड होगा हमारा 2/3 ऑफ एडी। तो सबसे पहले तो हमको एडी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एडी कैसे निकाल सकते हो, तो देखो अभी मैंने बताया आपको कि ये वाला एंगल कितना होगा 60, ये वाला एंगल कितना होगा 60, और ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा 60। लेकिन हमने तो बीच से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये कितना है, ये 90 डिग्री है। तो देखो अभी इसको हम लोग ले लेते हैं एंगल, तो ये क्या बन जाएगा हमारा बेस। ठीक है, क्योंकि 90 यहाँ बन रहा है, 90 का अपोजिट ये है। मतलब मैं उस ट्राइंगल को आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ है ए, यहाँ 90 डिग्री डी, और यहाँ है सी। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखो आपको ए से लेके सी तक का लेंथ पता है, बिल्कुल पता हो तो दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड है। और आपको क्या चाहिए, एडी चाहिए।
तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा रेशियो होता है जो कि हाइपोटेनियस और बेस को कनेक्ट करता है एंगल के साथ? तो आंसर है cos थीटा। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री किसको किसको कनेक्ट करेगा? बेस जो कि AD है और हाइपोटेनियस जो कि LC है, मतलब AC है, मतलब L। तो ये L इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमको AD इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? AD इज इक्वल टू मिलेगा L cos 30 डिग्री। और cos 30 कितना होता है? √3/2। तो हमको AD क्या मिल गया? √3/2 L। देखो यहाँ पर आपको मिल गया, देखो सॉल्यूशन में भी मिल गया आपको, ठीक है, लेकिन इसने शॉर्टकट में बता दिया है, ठीक है। तो √3/2L ये किसकी वैल्यू है? इस परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? सेंट्रोइड चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोइड जो होता है वो परपेंडिकुलर का 2/3 होता है। तो देखो अब अगर हमारे पास परपेंडिकुलर मिल गया तो सेंट्रोइड क्या होगा? यहाँ पर देख लो आप, सेंट्रोइड क्या होगा? 2/3। और AD की वैल्यू कितनी आई है? AD की वैल्यू आई है √3/2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 3 है, यहाँ L भी है, सॉरी, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, तो इस 3 को दो बार √3 into √3 तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा? 1/√3L। तो देखो अगले स्टेप में इसने यहाँ पर भी दे दिया कि जो सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड कितना है? 1/√3L, ठीक है। सेंट्रोइड कितना है? 1/√3L। अब एक चीज देखो, बाई सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री से हम लोग और क्या निकाल सकते हैं? ए से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस था वही तो सेंट्रोइड था, और ये कितना आया है? 1/√3L। तो ए से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस बी से ओ का होगा, और वही डिस्टेंस सी से ओ का होगा, क्योंकि ये सेंट्रोइड है। और सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस जो होता है वो सारे वर्टिसेस से ट्रायंगल का क्या होता है? इक्वल होता है। सो वी कैन से OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। लिख सकते हैं? तो डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज इसने यहाँ पर लिखा है, देखो, बाई सिमेट्री, ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस, बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस, सी से लेके ओ तक का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। अभी तक हमने कुछ चालू नहीं किया है, अभी तक सिर्फ हमने सेंट्रोइड का लोकेशन ढूंढा है कि सेंट्रोइड कहां पर है। सारे वर्टिसेस से 1/√3L डिस्टेंस पर वो सेंट्रोइड जो है एग्जिस्ट करता है। अब देखो यहाँ पर जो ए पर जो चार्ज है वो क्यू पर फोर्स लगाएगा, बी पर जो चार्ज है वो भी क्यू पर फोर्स लगाएगा, सी पर जो चार्ज है वो भी क्यू पर फोर्स लगाएगा। हमने पढ़ा ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर एक चार्ज के चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस हैं तो सारे चार्जेस इस पर क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, इसका नेचर है पॉजिटिव, तो इसका भी नेचर क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अपने साइड खींचेगा कि अपने से दूर करेगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, रिपल्शन करेगा। तो रिपल्शन करेगा तो इस चार्ज को इधर ढकेलेगा। तो यहाँ पर जो Q1 चार्ज है उसके कारण लगने वाला जो फोर्स F1 जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्सिव होगा, ठीक है। ये जो B है, ये B भी क्या करेगा? इस चार्ज को क्या करेगा? रिपल्शन करेगा, क्योंकि इसका भी नेचर सेम है। ये रिपल इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर C पर जो चार्ज है ये भी क्या करेगा? O पर जो चार्ज रखा हुआ है उसको रिपल करेगा और इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। अब ये जो डॉटेड लाइन है इसको जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी आपको पता है? क्योंकि कूलम्स का लॉ में बोला था कि कूलम्स का लॉ का जो फोर्स है, कूलम्स फोर्स जो होता है वो कहाँ होता है? जहां पर चार्ज होता है और जिस पॉइंट पर आप फोर्स का कैलकुलेशन करना चाहते हो उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पर एग्जिस्ट करता है कूलम्स फोर्स। तो इसीलिए हमको इन सब लाइनों को क्या करना पड़ा? जोड़ना पड़ा, क्योंकि इन्हीं लाइनों में क्या है? वो फोर्स, कूलम फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो F1 नीचे क्यों गया, F2 इधर क्यों गया, F3 इधर क्यों गया? अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? तीन फोर्सेस हैं, एक इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड, एक जो है राइट साइड और एक जो है लेफ्ट साइड। तीन फोर्सेस एक ही पॉइंट पर क्या हो रहे हैं? लग रहे हैं। अब इन तीनों का हमको रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे आपने क्लास 11th में एक और चीज पढ़ा होगा, लामीज थ्योरम, ठीक है। लामीज थ्योरम जो बोलता है कि अगर एक पॉइंट पर अगर तीन फोर्सेस लग रहे हैं तो उसको लामीज थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा इजी होगा हमारा कि हम लोग क्या करें, पहले जो ये दो फोर्सेस हैं, दो फोर्स का पहले रिजल्टेंट निकाल लें, फिर जो दो फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को तीसरे फोर्स के साथ रिजल्टेंट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो उसके बाद आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि अगर एक पॉइंट पर दो वेक्टर अगर काम कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, दो वेक्टर फोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर इन दोनों वेक्टर्स P और Q का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, अगर ये दोनों एक ही जगह पर लग रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर जब एक ही जगह पर लगते हैं और उनका रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं? पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया? एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और इस पैरेललोग्राम का जो क्या होगा? डायगोनल जो होगा वही हमारा क्या होता है? रिजल्टेंट होता है।
तो देखो यहाँ पर एक ही पॉइंट पर एक तो F2 फोर्स लग रहा है और एक F3 फोर्स लग रहा है। तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम को हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो इसका रिजल्टेंट होगा R इज इक्वल टू, ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, जो दो वेक्टर काम कर रहे हैं ना उनके बीच का एंगल। ठीक है, इस फॉर्मूले को तो यूज करेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले हमको ये तो पता चल जाए कि F2 कितना है और F3 कितना है, तभी तो वैल्यू पुट करोगे। तो हम लोग अब सबसे पहले F1, F2 और F3 का जो है कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो, फोर्स F1 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q एट A, जो A पर जो चार्ज रखा हुआ है ना, देखो ये A पर जो चार्ज रखा हुआ है, ये फोर्स लगाएगा किस पर, Q पर। तो इसको हमने नाम दिया F1। तो F1 फोर्स कैसे निकलेगा, तो देखो F1 फोर्स निकालने का हमारे पास तरीका क्या है, कूलम्स लॉ। सो F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक चार्ज है कैपिटल Q, एक है स्मॉल q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है AO। ठीक है, और AO का स्क्वायर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और AO की वैल्यू देखो, AO की वैल्यू कितनी है, 1/√3L। सो 1/√3L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाइड कर लो भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये ओपन होकर क्या होगा, देखो ये 1/√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3 और L स्क्वायर, ये 3 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में L स्क्वायर, ये F1 आया। अब देखो F2 और F3 भी क्या होंगे, यही होंगे। क्यों, क्योंकि सबके चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और जिस चार्ज पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो भी क्या है, सेम टू सेम है कि नहीं। सो देखो आपका F2 भी वही आएगा, ठीक है, जो F1 आया, क्योंकि डिस्टेंस भी सबका वही है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सबका सेम है। ठीक है, सो F1 हो गया AO के अलोंग, F2 हो गया BO के अलोंग, और F3 हो गया CO के अलोंग। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले रिजल्टेंट निकालेंगे किसका, F2 फोर्स और F3 फोर्स का। तो मैंने आपको बताया था कि F2 फोर्स और F3 फोर्स का हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो पैरेललोग्राम के लॉ से, यहाँ देखो R इज इक्वल टू √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, मान लो F2 और F3 जो है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। मैं आपको यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं, इसको साइड में हटाते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, तो मैं मान लेता हूं कि F2 और F3 किसके बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं F के। अब F2 और F3 का मेरे को रिजल्टेंट निकालना है, तो आप लिखना बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, रिजल्टेंट इज इक्वल टू P का स्क्वायर होता है, तो P के जगह किसी को ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो, वैसे तो मैग्नीट्यूड सेम है। तो P के जगह F का स्क्वायर, Q के जगह भी F का स्क्वायर, प्लस क्या होता है हमारे पास 2PQ, और यहाँ पर होता है cos थीटा। अब थीटा कितना होगा, यही चीज तो हमको जानना है। तो देखो अगेन हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज है, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये टोटल एंगल था 60 डिग्री, इसके बीचों बीच से हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा भैया, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री है और मैं यहां से अगर BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं, तो अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 होगा। क्यों होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ही बोलते हैं ना। हाँ, जो भी बोलते हैं, हाँ करस्पॉन्डिंग ही तो बोलते हैं, आई थिंक अल्टरनेट तो नहीं बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग ही बोलेंगे। हाँ ठीक है, तो ये 30 है, अगर ये 30 है तो ये वाला भी कितना होगा, 30 होगा। अब ये टोटल कितने होंगे, 180। तो 180 में से इस 30 को माइनस करो, इस 30 को माइनस करो, तो F2 और F3 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 माइनस हो जाएगा, सो 120 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 120 कैसे आया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो भैया। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2f स्क्वायर। ठीक है, 2f स्क्वायर। अब ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई होकर 2f स्क्वायर, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप इसको लिख सकते हो cos 90 प्लस 30। cos 90 मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस मतलब माइनस, और 30 मतलब -1/2 हो जाएगा, cos 120 की वैल्यू -1/2।
2 और 2 कैंसल। अब 2f² में से अगर देखो ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 2f² में से 1f² चले जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1f का स्क्वायर, और ये f² निकल कर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो f1 और f2 की वैल्यू कितनी है, इसका रिजल्टेंट जो है f के बराबर आया। ठीक है, जितना हमने माना था वही आया हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो रिजल्टेंट है f2 और f3 का f, और ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ऊपर की तरफ इसका रिजल्टेंट, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम जब कंप्लीट किया तो इसका डायगोनल इधर ही था ना, तो इधर जो है f मैग्नीट्यूड का जो है फोर्स जो है लगेगा। और ये f कितना होगा, तो ये f होगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3q अपॉन में l स्क्वायर। यही तो था ना, देखो f यही ज्यूम किए थे, और f किसके बराबर है, f2 के, और f2 किसके बराबर है, f3 के, और ये दोनों वैल्यूज कितनी थी ये, तो रिजल्ट इतना फोर्स जो है ऊपर की तरफ इस चार्ज पर लगेगा। ठीक है, फिर अब F1 फोर्स कितना है देखो, तो F1 फोर्स की भी तो वैल्यू इतनी ही है, इतनी ही है। देखो हमने निकाला था F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू कहाँ है, ये देखो हमने F1 निकाला था ना, ये F1 ही तो था ये। अब देखो एक है ऊपर की तरफ लग रहा है सेम मैग्नीट्यूड का, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है सेम मैग्नीट्यूड का, और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो उस कैपिटल क्यू पर जो लगने वाला जो फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य, 0। समझ में आ गया। ठीक है, तो चेक करते हैं हमारा आंसर 0 आया कि कुछ और आया है। हाँ देखो, देयरफॉर द टोटल फोर्स ऑन क्यू, ऊपर इतना लग रहा था नीचे इतना लग रहा था, दोनों को माइनस किया तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो उस पर जो है कोई फोर्सेस जो है नहीं लग रहे होंगे। ठीक है, फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन तीनों का जो समेशन है, तीनों फोर्सेस जो इकट्ठे उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप एक चीज समझ लो, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आपको 3 लोग एक इधर से एक इधर से और एक इधर से खींच रहा है। अगर आप यहीं पर खड़े हो ना तो इधर मूव करना ना इधर नहीं इधर, इसका मतलब क्या है कि तीनों जो फोर्स लगा रहे हो तीनों फोर्स कैसे हैं, बैलेंस फोर्स हैं, तभी तो आप मूव नहीं कर रहे हो। तो ये F1 F2 और F3 तीनों का समेशन क्या है, 0 है, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1.7। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल 1.7, कंसिडर द चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q। अब देखो वहां पर क्या था, Q1 Q2 और Q3 और तीनों चीजें सेम थी। यहाँ पर पहला चार्ज पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, और तीसरा का जो नेचर वो है नेगेटिव। Placed at a vertices of a equilateral triangle, again these all charges are placed on the equilateral triangles vertices as shown in figure 1.10. What is the force on each charge? Now what we have to do, we have to calculate the force on each charge, which means Q पर कितना लगेगा, इस Q पर कितना लगेगा, और इस माइनस Q पर जो है कितना फोर्स जो है लगेगा, ये हमको इसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, सो ट्राइंगल को देखते हैं वापिस से। हमने क्या किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो है 3 पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए, ए, बी और सी। ठीक है, आप किसी भी चार्ज को कहीं पर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसने क्या किया, ए पर प्लस को रखा, बी पर प्लस को रखा और सी पर माइनस को रखा। आपकी दिल ये बोल रहा है, आपका दिल ये बोल रहा है कि माइनस यहाँ होना चाहिए प्लस यहाँ होना चाहिए, जो करना है आप करो। ठीक है, लेकिन तीनों वर्टिसेस पर जो है होने चाहिए। ठीक है, एक वर्टिसेस पर एक, दूसरे वर्टिसेस पर दूसरा, तीसरे वर्टिसेस पर तीसरा। इन तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब वर्टिसेस जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, उनका वर्टिसेस है एल है। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया है, इसको अलग अलग नाम दे दिए, जैसे Q1 इज इक्वल टू -2, Q1 इज इक्वल टू Q, Q2 इज इक्वल टू Q, इस तरीके से। ये Q3 है ना, सॉरी Q3। तो आप चाहो तो दे सकते हो, या आप चाहो तो ऐसे ही जो है प्लस माइनस करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर ए पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहीं पर। इस ए पर जो चार्ज रखा हुआ है वो है प्लस नेचर का। इस पॉजिटिव चार्ज पर सी पर रखा हुआ चार्ज और बी पर रखा हुआ चार्ज किस तरीके का बिहेवियर करेगा, तो देखो इस ए को ये क्या करेगा, सी पर जो रखा हुआ चार्ज वो नेगेटिव है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप माइनस को इधर रखोगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव। तो ये माइनस क्या चाहेगा कि ये प्लस इसके साइड आ जाए, इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ। और इस फोर्स का नाम क्या, देखो F13। इसको रीड कैसे करते हैं मैंने बताया था, फोर्स ऑन 1/3, जो कि इधर जाने की कोशिश करेगा, इस चार्ज को इधर ले जाने की कोशिश करेगा।
इस A पर एक और चार्ज फोर्स लगाएगा और वो कौन है, B, क्योंकि हर चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, हमने देखा है। तो B जो है पॉजिटिव नेचर का है और A भी पॉजिटिव नेचर का है, तो ये B इसको क्या करेगा, रिपल करेगा और रिपल करके इसको इधर दूर धकेलने की कोशिश करेगा। तो इस फोर्स का नाम क्या है, F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब अगेन देखो, एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं, मतलब दो वेक्टर मतलब फोर्स, फोर्स क्या वेक्टर ही तो है। अब इसका रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा चीज है, अगेन पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो देखो इन सारे चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू, बस नेचर अलग अलग है। तो जितना फोर्स F2 लगाएगा उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, F13 भी लगाएगा, लेकिन इसका नेचर अट्रैक्टिव होगा और इसका नेचर रिपल्सिव होगा। तो जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करके आपको बताया था, सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, अब एंगल कितना होगा F12 और F13 के बीच का, तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका ये वाला एंगल कितना होगा 60 और ये टोटल एंगल कितना होगा 180, 180 में से 60 माइनस करो कितना बचेगा 120, तो यहाँ 120 रखोगे तो आंसर विल बी सेम। फिर से आपको क्या मिलेगा, अगर P और ये देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसको मान लेते हैं F, इसको भी मान लेते हैं F, क्योंकि जब हम लोग फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं तो वहां नेचर नहीं देखते, वहां मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो यहाँ पर रखोगे एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस 120, तो अगेन रिजल्टेंट कितना आएगा, एफ आएगा। समझ में आ गया आपको, ठीक है, कैसे रिजल्टेंट एफ आएगा, क्लियर हो गया। ऊपर वाला क्वेश्चन को देखो सेम है, ठीक है। उसके बाद देखो सेम टू सेम बी पर भी फोर्स लगेगा, क्योंकि बी पर भी नेचर वैसा ही है, इस बी चार्ज को ए जो है दूर ढकेलने की कोशिश करेगा तो इधर फोर्स लगाएगा। अगेन ये सी चार्ज को अपने साइड खींचने की कोशिश करेगा तो F23 लगेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट फिर से पैरेललोग्राम लॉ से आएगा और एंगल भी 120 होगा, तो जितना फोर्स यहाँ लग रहा है सेम फोर्स भी यहाँ भी होगा। सो फोर्स ऑन ए या फोर्स एट ए इज इक्वल टू एफ एंड फोर्स एट बी इज इक्वल टू ऑल्सो एफ। अब निकालते हैं हम लोग सी पर फोर्स, ठीक है। तो इस सी पर जो चार्ज रखा हुआ है वो है नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को ए पर रखा हुआ चार्ज क्या करेगा, अपने साइड खींचेगा, तो इस पर फोर्स लग गया F31, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, जो कि डाउनवर्ड है। फोर्स ऑन 3 2, इसका मतलब क्या, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ये भी इसको अट्रैक्टिव है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, फिर से पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, फिर से पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो फिर से इन दोनों के बीच का जो अभी जो एंगल होगा, अभी 120 नहीं होगा, अभी इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ओनली 60 डिग्री। तो जहां पर पहले आप यहाँ पर 120 रख रहे थे, यहाँ पर आप कितना रख दोगे 60, तो 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ का एफ स्क्वायर और एक और एफ स्क्वायर, क्योंकि ये जितना से खींचेगा उतना ही ताकत से ये भी खींचेगा, तो फिर से मान लेते हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है। और यहाँ पर हमारे पास क्या था 2f इंटू 1/2 था, तो 1/2 कैंसल, तो एफ स्क्वायर कितने एफ स्क्वायर हो गए, 3 एफ स्क्वायर हो गए, और रूट के अंदर में तो एफ स्क्वायर तो एफ बन के बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा √3। तो तीसरे नंबर पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन दोनों पर जितना फोर्स लग रहा है उसका √3 टाइम्स जो है सी पर रखे हुए चार्ज पर जो है लगेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप चाहो तो नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसी तरीके से सॉल्यूशन को निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब मूव अप करते हैं 1.8 पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो है नीट या जेई में जो है एक बार आ चुका है इस टाइप का सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कौन से ईयर में आया था ये मेरे को क्लियर नहीं है, लेकिन इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 1.5 सेंटीमीटर हाइट से क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके एक एक वर्ड को ध्यान से समझना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, जैसा कि डायग्राम 13a में जो है 1.13a में दिया हुआ है। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर गिर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसा है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन है इधर, तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा,
तो याद कर लो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है माइनस, तो माइनस क्यू ई। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो कर रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, ये चार्ज नीचे जा रहा है, क्योंकि इस पर फोर्स क्या लगाएगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, ये पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट में क्या किया गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था ना उसको रिवर्स कर दिया गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बॉटम टू टॉप था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बॉटम टू डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज अनचेंज्ड, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ था, मतलब 2 × 10⁴ वही मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, बस हमने प्लेटों को चेंज कर दिया। एंड अ प्रोटॉन फॉल्स, पहले एक इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा था, अब एक प्रोटॉन फॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन पर नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, तो प्लस क्यू इंटू ई, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो देखो जा भी रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ ही जा रहा है क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, अब आपको बताना है कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा होगा और जब प्रोटॉन नीचे जा रहा होगा अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, तो कितने कितने टाइम में ये नीचे वाले जगह पर जो है पहुंचेंगे। कॉन्स्ट्रेंट द सिचुएशन विद दैट ऑफ द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, आपको इस सिचुएशन को ऐसा एज्यूम करना है कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो है ग्रेविटी का कोई इफेक्ट जो है नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ग्रेविटी भी तो इसको इफेक्ट करेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने पहले से ही बोल दिया कि आपको ग्रेविटी को क्या करना है, छोड़ देना है, और आपको ऐसा समझना है कि फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसी में सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन जब आप इस सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्या करता है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या करता है, थोड़ा सा शॉर्टकट देता है। शॉर्टकट का मतलब क्या है, मतलब शॉर्टकट नहीं देता, वो आपको इस लेवल का समझता है कि आप जो चीजें लिखी हुई है उसको आसानी से समझ सकते हो। इसीलिए बहुत लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी से नफरत करते हैं, क्योंकि उनको जो चाहिए होता है सिंपल वर्ड, इजी वर्ड, वर्ड टू वर्ड, ऐसा नहीं देता, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो काम का वही चीज देता है। ठीक है, तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना आ गया तो आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर जो है फाइनल एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आपके एसेल वगैरह आते हैं और क्या क्या बुक्स बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो उन सबसे बेहतरीन यही है। देखो 1.13 में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, अपवर्ड है, नीचे से ऊपर की तरफ है। सो द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस डाउनवर्ड फोर्स, मैंने बताया था वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करके कितना, नीचे की तरफ, और वो फोर्स कितना होगा तो उसका कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और F क्या है, ये Q क्या है, सॉरी चार्ज है, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, तो E माइनस इंटू ई, हम लोग ये कर सकते हैं, जहां पर E क्या है, मैग्नीट्यूड है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आप एक चीज देखो, फोर्स को और कैसा लिखा जा सकता है, तो मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है थर्ड लॉ न्यूटन का, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, E इंटू ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ के माइनस को मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि हमको माइनस सिर्फ क्या बताता है, नेचर की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, हमको पता चल चुका है, तो इस माइनस को मैं हटा देता हूँ, हमको पता है कि नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा उस इलेक्ट्रॉन पर, ई अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होगा। लेकिन हमको तो एक्सेलरेशन नहीं निकालना है भैया, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। सो आपने अगेन न्यूटन के एक मोशन का सेकेंड इक्वेशन, मोशन का सेकेंड इक्वेशन होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको क्यों यूज किए, क्योंकि हमको डिस्टेंस पता है कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर जाना है, 1.5। इलेक्ट्रॉन पहले रुका हुआ होगा, स्टेशनरी होगा, तो स्टेशनरी मतलब u की वैल्यू जीरो, u की वैल्यू जीरो मतलब ये पूरा का पूरा जीरो। तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या बच गया, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। अब ये 2 इधर जाके इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो इसने यहाँ पर s के जगह क्या यूज किया है, h यूज किया है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 2h, और एक्सेलरेशन इसको नीचे जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आके इसको क्या करेगा, रूट करेगा। तो देखो ये जो फॉर्मूला जो आया ना, ये इतना लंबा चौड़ा जो है आया, ठीक है, लेकिन इसने बड़े आसानी से बता दिया कि t इज इक्वल टू रूट 2h अपॉन में ए। अब आप जब पहली बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा, सदमा लग जाएगा कि ऐसा फॉर्मूला तो मैंने अपने इस जन्म में नहीं देखा है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये फॉर्मूला जो है वहीं से आया है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला पता है। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई अपॉन में एम ई, तो आप इस डिनोमिनेटर में एक्सेलरेशन के जब इस वैल्यू को रखोगे तो मास कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। अब इतना मैथमेटिक्स तो आता ही होगा आपको, ठीक है। चलो
अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, अभी प्लस माइनस को भूल जाओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मैग्नीट्यूड को ही देखते हैं। 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is the charge on electron. Mass of electron कितना होता है क्लास 11th में याद करो, 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। कितना हाइट जाना है उसको, 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमको तो सारे वैल्यूज किसमें पुट करने होते हैं, क्लास 11th में सीखा होगा कि कैलकुलेशन हमेशा किसमें किया जाता है, एसआई सिस्टम में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो 100 ऊपर जाकर 10 to the power minus 2 बन जाएगा, ठीक है। जब आप इन सारी वैल्यूज को इसके अंडर में रखोगे तो आपको टाइम कितना मिलेगा, 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड। इतने कम टाइम में वो इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस कवर कर देगा, ठीक है। आप यहाँ पर वैल्यू रख के देखना, कैलकुलेट करना, अप्रोक्सीमेटली जो है वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। आप चाहो तो क्लास 11th में एक कंसेप्ट पढ़े होगे जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप इस वैल्यू का अप्रोक्स निकालने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो यूज कर सकते हो, ठीक है। ये है हमारा पहला केस। सेकेंड केस देखो, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन का निकाले इसी तरीके से ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम फॉर प्रोटॉन √2h अपॉन में एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, चेंज एक चीज होगा, प्रोटॉन का मास जो होता है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 होता है। तो उस वैल्यूज को आप रखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। एक चीज यहां पर दिया देखो, दस द हैवियर पार्टिकल प्रोटॉन टेक्स अ ग्रेटर टाइम। अब देखो ये कितना टाइम ले रहा है, 10 टू द पावर माइनस 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और वो वाला कितना टाइम ले रहा था, 10 टू द पावर माइनस 9। तो ये ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। ग्रेटर टाइम टू फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस, दिस इज इन बेसिक कंस्ट्रेंट टू द सिचुएशन ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी वेयर द टाइम ऑफ फॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। ये ऐसा क्यों हुआ समझ में, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कंडीशन अज्यूम कर लिया था, फ्री फॉल कंडीशन, जहां पर ये जो मास है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ग्रेविटी पर उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉट दैट दिस एग्जांपल वी हैव इग्नोर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस एग्जांपल में ऐसा क्यों आया समझ में, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को इग्नोर कर दिया, और वो भी कौन सा एक्सेलरेशन, स्मॉल जी वाला, ठीक है, इन कैलकुलेटिंग द टाइम, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर बोला है कि लेट अस कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन आप निकालना चाहो तो ये निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप सब निकाल लेना, हमारा काम का चीज जो है वहीं पे था। नाउ मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 1.9। अगेन मैं इसको आपको सिर्फ हिंट कर दूंगा, क्योंकि ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया एग्जांपल नंबर 1.7 और 1.8 में। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी देखो अभी तक हमको सिर्फ Q1 Q2 Q के टर्म्स में दिया रहता था, अभी हमको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। कितना है भैया, Q1 और Q1 का है प्लस, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, एंड माइनस चार्ज है माइनस 10 टू द पावर 8 कूलम, ठीक है, माइनस 8 कूलम रिस्पेक्टिवली। आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, ये एक एक पॉइंट 1 मीटर के डिस्टेंस पर जो है क्या है, रखे हुए हैं, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए बी एंड सी। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो देखो पहले ये दोनों चार्ज कैसे रखे हुए थे, तो यहाँ पर रखा हुआ है Q1 और यहाँ पर रखा हुआ है Q2, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.1 मीटर, टोटल डिस्टेंस है 0.1। तो बीच से जब डिस्टेंस नापेंगे, बीच से कितना हो जाएगा 0.05 और ये 0.05। ए जो पॉइंट है कहां पर है, ये खुद यही पॉइंट है, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बी कहां है देखो, तो इस साइड जब जाओगे तो कुछ और डिस्टेंस जाने के बाद आपको बी मिलेगा, और ये डिस्टेंस कितना है, क्यू से जो है 0.05 मीटर दूर पर है। और सी कहां है, इस पर इक्विटोरियल पोजीशन पर है सी, और ये कितना हाइट पर है, तो ये हाइट जो है हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, यहां से इसको ज्वाइन करेंगे। तो सब डिस्टेंस कैसे हैं, सेम है, क्योंकि सी का लोकेशन ऑलरेडी दे दिया है कि सी का जो लोकेशन है Q1 से कितना है 0.1 मीटर है, यहाँ से कितना है 0.1 मीटर। मतलब इनडायरेक्टली ये भी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये 60, ये 60, ये 90, ये 30 और ये 30। अगर एंगल की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग एक एक करके फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो सबसे पहले ए पर देखो, ये जो ए है इस पर दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा।
अब ए पर जो फोर्स लगेगा वो किस किस डायरेक्शन में लगेगा देखो। तो पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं इस तरीके से। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इधर जाएगा तो फोर्स जो है इस पर इधर लगेगा ड्यू टू प्लस Q1। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ आकर क्या होती है, खत्म होती है। तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा आया होगा और यहाँ खत्म हुआ होगा। मतलब ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो Q1 के कारण है वो ऐसा है, Q2 के कारण है वो भी ऐसा ही है। तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सेम डायरेक्शन में है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन ड्यू टू ए, मतलब ए पर, ठीक है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, पहले चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन एट ए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, आप यूज करोगे 1/4πε0 Q अपॉन में आर स्क्वायर। ये आर क्या होता है, जहां चार्ज रखा हुआ है और जहां पर पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ तो देखो यहाँ पर इसने रख दिया। और एक चार्ज जो रखा हुआ है यहाँ पर वो कितना है 10⁸, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 0.05, ठीक है। तो ये हमको निकल गया 3.6 × 10⁴। अब उसी तरीके से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पॉइंट पर जो है ये Q2 भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और ये भी सेम मैग्नीट्यूड का लगाएगा, क्योंकि ये 10⁻+8 में था और ये 10 मतलब +10⁻⁻8 था और ये -10⁻⁻8 है। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जितना फोर्स इसने लगाया उतना ही फोर्स इधर भी ये भी इस पर लगाएगा, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर दूर जा रहा है और नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे खत्म हो रही है। तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा। अगर एक वेक्टर इधर जाता और दूसरा वेक्टर इधर जाता तो क्या करते, सब्ट्रैक्शन करते। तो दोनों को ऐड कर दिए तो ए पर फोर्स कितना आ गया 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, हाँ, और ये किस डायरेक्शन में है, देखो दोनों वेक्टर कहाँ जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि ये इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। अब निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो देखो बी पर जो फोर्स लगेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ड्यू टू पहले वाला चार्ज, तो देखो ये देखो ये जो बी पॉइंट यहाँ पर है इस पर ये कैसा फोर्स लगाएगा, तो वापिस से इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होंगी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ऐसे दूर जा रही होगी। मतलब इस पर जो पहला वाला जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इस डायरेक्शन का नाम क्या दे, देखो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन एट बी, E1 भी इस डायरेक्शन में होगा। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, देखो 0.05 है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर जब फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे E1B, तो 1/4πε0 की जगह ये पूरी वैल्यू, चार्ज की जगह ये पूरी वैल्यू, डिस्टेंस की जगह ये पूरी वैल्यू, ठीक है। अब देखो जो दूसरा वाला जो चार्ज है वो बी पर कैसा फोर्स लगाएगा, तो दूसरे वाले चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके खत्म होंगी। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इधर जाके ऐसे खत्म हो रही होगी, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अभी चार्ज यहाँ पर है और पॉइंट यहाँ पर है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.5 होगा क्या, नहीं, 1/4πε0 Q अपॉन में आर के जगह कौन कौन आएगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। तो 0.5 0.05 0.05 0.05 कितने हो जाएंगे 0.15। डिस्टेंस समझ में आए, क्योंकि कूलम्स के फोर्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में ये जो आर जो आता है ना, ये जहां पर चार्ज रखा हुआ है जहां पर पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस होता है। तो इस क्वेश्चन में जब आप सेकंड वाला कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 0.15। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज आ गई। अब जैसे दोनों वैल्यूज को हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि पहले वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा था, दूसरे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा था। तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसका रिजल्टेंट तो ऑब्वियस सी बात माइनस करोगे ना भैया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। और मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम है ये वाला बड़ा वाला, तो इस डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट, इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो होगा टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। उसी तरीके से अब देखो सी पर जो है कौन है, सी पर एक चार्ज है, ठीक है, उस पर ये कैसा फोर्स लगाएगा देखो, तो ये और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1। सो अगेन 1/4πε0 Q की जगह कितना रखोगे 10⁸ और डिस्टेंस की जगह 0.1, ठीक है। तो किसके कारण आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ड्यू टू सी, ये आ जाएगा देखो। और जितना जो है ये प्लस वाला यहाँ पर लगाएगा उतना माइनस वाला भी लगाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर एल है तो ये भी डिस्टेंस तो एल है, और इसका मैग्नीट्यूड जितना है भैया इसका मैग्नीट्यूड भी तो उतना ही है, बस नेगेटिव नेचर का है।
तो ये जितना ताकत लगाएगा ये भी उतना ही ताकत लगाएगा। तो E1C और E12 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे और किसके बराबर होंगे, 9 × 10⁻³ के बराबर होंगे। लेकिन दोनों के डायरेक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे अलग अलग होंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाता है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाएगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर गया, इधर मूव करते गया। अब नेगेटिव पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर खत्म होती है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आकर खत्म होगा। अब देखो अगेन एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं। अब मैंने बताया था कि जब एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम करेंगे तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, उसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही उसका रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट क्या होता है, R = p² + q² + 2pq cos थीटा। अब थीटा कितना होगा बोलोगे तो आप लोग बताओ भाई थीटा कितना होगा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, तो दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना हो गया, 120। तो P की भी वैल्यू सेम है, Q की भी वैल्यू सेम है, ठीक है। ये देखो यही तो P की वैल्यू होगी ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यही P है यही Q है। और 2pq cos 60 थीटा की जगह 120 डिग्री रख दोगे तो आपको यहाँ पर इसका रिजल्टेंट जो है मिल जाएगा। और कितना आएगा, 9 × 10⁻³ इसने इस मेथड से किया। आप चाहो तो मैंने आपको रिजल्टेंट वाला जो मेथड बताया था ना, इससे भी आप निकालोगे p² + q² + 2pq cos 120 डिग्री, तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर इसने कैसे निकाल दिया, तो हमको समझ में ही नहीं आया। तो भैया इसने इसके कंपोनेंट रिजॉल्व किए। अब चलो ये भी कैसे किए होंगे, तो आप बोलोगे कि सर बता देते तो अच्छा रहता करके, तो चलो भाई देख लो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पर एक एंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ था इस तरीके से, ये एंगल 60 था, तो ये वाला भी करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा, 60। और ये है मान लेते हैं E1, ठीक है। तो 60 डिग्री के दो कंपोनेंट रिजॉल्व किए जा सकते हैं, इधर हो जाएगा EA sin और इधर हो जाएगा EA cos 60। इसी तरीके से इसके भी दो कंपोनेंट, एक EA sin और एक EA cos, तो EA sin और EA sin एक दूसरे को कैंसिल कर दिए और इधर क्या बचा, दो E1, ये हो गया E2 cos 60, क्योंकि ये भी 60 ही था। तो इसने क्या किया, E1 cos 60 और E2 cos 60 दोनों एक ही डायरेक्शन में थे और यही डायगोनल था ना पैरेललोग्राम का, तो इसने इस तरीके से किया। आप पैरेललोग्राम से बना सकते हो या फिर इस रूल से भी आप इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस न्यूमेरिकल को समझ गए होंगे, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम जो है अब नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 1.9, ठीक है। चलो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमको, 1.1, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस दिस एंड दिस प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। छोड़ते हैं इसको, साइड में रखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आवर सॉल्यूशन 1.1, सबसे पहले देखोगे गिवन दैट, क्या लिखोगे, गिवन दैट एक चार्ज को मान लेते हैं Q1 और वो कितना है 2 × 10⁻⁷ और Q2 कितना है 3 × 10⁻⁷ और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.3 मीटर। देख लेते हैं गिवन क्वांटिटी सही है, हाँ सही है। हमको दोनों चार्जेस के बीच में जो है क्या करना है, फोर्स निकालना है, ठीक है। तो देखो दोनों कैसे नेचर के हैं, दोनों के सामने पॉजिटिव है, मतलब दोनों क्या है, सेम चार्जेस है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये चार्जेस एक यहाँ पर रखा हुआ है Q1 और यहाँ पर रखा हुआ है Q2, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और मीडियम कौन सा है, एयर है, ठीक है। तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू Coulomb's force, Coulomb's law, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R²। सो 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹ और Q1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁷ अपॉन में R²। R² कितना है 0.3, तो क्या 0.3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3/10 करके, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाए, इजी हो जाए। चलो नंबर को नंबर के साथ करते हैं तो 9 2 = 18, 18 3 = 54। अब देखो यहाँ पर है 10⁹, ये भी 10 है ये भी 10 है, जब मल्टीप्लाई होते हैं बेस सेम होने से पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो पावर ऐड होंगे, ठीक है।
तो ये माइनस है तो माइनस, ये है माइनस है तो माइनस, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 100, ठीक है। सो 9 1 जा 9 6 जा, तो 6 इंटू ये हो जाएगा -14, और -14 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 9 गया तो -5, ठीक है। कितना बचेगा 10 टू द पावर -5, अपॉन में कितना है 1 अपॉन में 100, तो ये 100 तो ऊपर चले जाएगा, जब 100 ऊपर गया तो 2 जीरो को और कम कर देगा, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, दैट विल बी द आवर आंसर, ठीक है। तो दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आई होप मैंने कैलकुलेशन सही किया, जहां तक लग रहा है पीछे आपका आंसर जो भी दिया होगा सॉल्यूशन बुक में दिया ही रहता है, आप उसको जो है चेक कर लेना, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 3 4 5 6 को जो है हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अगर इसी में सॉल्व करेंगे तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, अगर न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।